से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वाशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वाशिंगटन पर, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका से। जी व्यूअर्स, वेलकम। मैं हूं अनीस फारूकी और आप हमारे इंट्रो में हमेशा ही सुनते हैं कि तेज़ी से बदलते हुए आलमी और बैनुल-अक़वामी और मुकामी वाक़यात और इस पे तबसरे और तज्ज़िये, लेकिन बहुत दिनों से जो एक स्टेडली एक रफ़्तार चल रही थी एक सुस्त रवि के साथ, उसमें तेज़ी से यकीनी तौर पे गर्मा गर्मी आई है और आलमी सतह पे तमाम ताकतें ब्लॉक्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। इत्तेहादों की बात हो रही है कि कौन किस ब्लॉक में जाएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर के बजाय अब तो वर्ल्ड वॉर की भी बातें होने शुरू हो गई। मे बी इट्स प्रीमैच्योर, वी डोंट नो, लेकिन हालात यकीनी तौर पे गैर यकीनी हैं और जो ख़ित्ते की सूरत हाल है रूस की जारहियत के बाद से, उसमें भी तेज़ी से तब्दीली वाक़ई हो रही है। हो सकता है ये मामला थम जाए, ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए और हो सकता है ये बढ़ जाए, लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए हम इस पे गुफ्तगू आज ज़रूर करेंगे। और गुफ्तगू के लिए आप सबकी बेहद फरमाइश पे और बहुत अरसे के बाद हमने ज़हमत दी है जनाब मोहम्मद रिजवान साहब को। एक्सपर्ट हैं इन मामलात पे, ख़ित्ते पे लिखते हैं और मुख्तलिफ़ थिंक टैंक्स को अपनी इनपुट और फ़ीडबैक भी देते हैं। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का आपका। बहुत मेहरबानी अनीस साहब, गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेम हियर सर, बहुत सेम हियर। मेहरबानी। थैंक यू सो मच। जो मैंने अभी अपने थोड़े से छोटे इंट्रो में कहा, इसमें आप भी ज़ाहिर नज़र रखे हुए हैं। जो रूस के जारे मिस्टर पुतिन ने एक कार्रवाई की है, ज़ाहिर है कि वेस्ट का अपना उस पर एक स्टांस है, कनाडा का भी अपना एक स्टांस है और नेटो एलाइज भी उस पर बात कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपकी जो माहिराना राय है इस बारे में कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई अचानक से, और ये क्या पहले से सोचा समझा चल रहा था या ये कि इसमें ये वापस हो जाएंगे, ये एक धमकी है, क्या है ये सब कुछ, ज़रा बताइएगा। अच्छा ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए ना थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि रूस क्या है और रशिया को ये काम क्यों किया या क्यों करना था उसको। ठीक है। रशिया एक अथॉरिटेरियन स्टेट है पिछले 20 साल से। जब से व्लादिमीर पुतिन ने रशिया का चार्ज लिया है, ये एक समझ लें कि उन्होंने एक डेमोक्रेसी का फसाड तो रखा हुआ है, एक ऊपर डेमोक्रेसी का पर्दा तो उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन डेमोक्रेसी से लेना देना ना उनका कोई है, ना उन्होंने इस तरफ कभी इसको प्रिटेंड भी किया है कि मैं कोई डेमोक्रेट हूं या कोई वो। ही इज इन सर्च ऑफ लॉस्ट ग्लोरी फॉर रशिया। वो रशिया को वो समझते हैं, उनका अपना जो व्यू है वो ये है कि सोवियत यूनियन को अमेरिका ने ब्रेक किया था और सोवियत यूनियन को जो है वो उसके ग्लोरी डेज को याद करते हैं। इसको रिविजनिस्ट कहते हैं बेसिकली इस पॉलिसी को, कि आप माजी की तरफ, शानदार माजी की तरफ लौट जाना जैसे चाहते हमारा एक हैं। ख्वाब है कि वो हम जी जैसे हाँ, हमारा बिल्कुल। ख्वाब है कि हम दिल्ली पे वो झंडा लहराएंगे दिल्ली वो। पे कब्जा करें, हम पता नहीं किस चीज पे कब्जा करें, हम वो तुर्क बन जाएं कभी, हम कभी अरब बन जाएं। तो वो ये सारा एक रिविजनिस्ट आदमी, अक्सर अथॉरिटेरियन जो हैं वो इस कार्ड को बड़ा ब्यूटीफुली प्ले करते हैं, रिविजनिस्ट कार्ड को, कि हमारी लॉस्ट ग्लोरी, हम पर साजिश हो गई, हमसे वो हमारी ग्लोरी दुश्मनों ने छीन ली, तो इस वजह से वो ग्लोरी अब वापस लेनी है, और चूंकि मैं ही लेके दे सकता हूँ वो ग्लोरी आपको, तो मुझे आप बर्दाश्त करें। तो यही पुतिन है, ये क्लासिकल प्लेबुक है डिक्टेटर्स की और अथॉरिटेरियनिज्म की। अब ये उनसे को वो पूछा भी होगा लोगों ने कि भाई वो ग्लोरी किसने तुमसे वापस ली थी? रशिया तो अपने वेट के नीचे ही बैठ गया था। दैट वाज अ डिसफंक्शनल स्टेट जिसमें ना कुछ डेमोक्रेसी थी, ना फ्रीडम्स थी, और उसकी इकोनॉमी चूंकि बिल्कुल बैठ गई, तो रशिया भी बैठ गया। उसके जितनी भी रियासतें थी उसके साथ नहीं बैठना रहना चाहती थी इस इकोनॉमिक कंडीशन में, तो वो चली गई। अब अगर तुम इकोनॉमिकली बेहतर होते तो रशिया कभी भी ना बैठता, लेकिन ये खैर इस बातों का टाइम गुजर गया। जी जी। अब उनको करंटली क्या प्रॉब्लम है? करंटली उनको प्रॉब्लम है
कि वही साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, रशिया को एनसर्कल किया जा रहा है, नेटो जो है वो तमाम चीज़ों पे कब्जा करके मेरे डोर स्टेप पे आना चाह रहा है, तो उसका ये मेरे पास एक हल है कि मैं नेटो को पीछे धकेलूं। भाई अगर आप अपना आपको कॉन्फिडेंस हो अपनी इकोनॉमी पे, अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यू और ट्रेडिशंस पे, तो नेटो आपका क्या कर लेगा? आपके डोर स्टेप पे भी आ जाएगा तो क्या कर लेगा? हर मुल्क के डोर स्टेप पे है, उससे क्या हो जाएगा? ये तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये पैरानोया मुसलसल प्ले करना होता है अथॉरिटेरियन में। एक दुश्मन क्रिएट करके रखना होता है जिसके अगेंस्ट उसे जंग लड़नी है, तो इसलिए उसको बैठना है वहां पे। यही है वो। अब जो नया है वो नेटो है। नेटो ठीक है, नेटो एक ऐसी फोर्स बनी थी जिसने रशियन एक्सपेंशनिज्म को रोकना है जी। और उन्होंने कभी इस चीज को वो नहीं किया कि वो रशियन एक्सपेंशनिज्म के अगेंस्ट वो एक फोर्स है। अब यूक्रेन एक सॉवरन कंट्री बन चुका है, आज से नहीं बन चुका, 2004 से बन चुका है, शायद उससे भी पहले से, एग्जैक्ट डेट मुझे। अब आपने मान लिया, आपने मिन्स्क एग्रीमेंट भी किया, आपने सारा कुछ उस चीज की उसकी बाउंड्रीज मानी, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं इधर नेटो को नहीं आने। पहली तो बात है कि यूक्रेन इज नॉट पार्ट ऑफ नेटो। ये उनका फियर है, उस फियर को दिखा रहे हैं रशियन लोगों को कि ये आ जाएगा। देखो या नहीं आया ना आए, लेकिन ये आ जरूर सही। अच्छा, ये चूंकि आ जाएगा तो मुझे इसे रोकना है। मुझे रोकना किस तरह? मैं मिलिट्री से रोकूंगा। अब इसलिए नहीं रोकूंगा कि मैं अपने मुल्क में भी आज़ादियां दे दूं, मैं अपने मुल्क में भी इकोनॉमिक फ्रीडम इतनी कर दूं कि लोग कहें कि भाई यूक्रेन तो बेचारा गरीब मुल्क है, उसको हमसे क्या खतरा है या हमें उनसे क्या खतरा। ये नहीं करेंगे, ये पॉजिटिव सोच होती है, ये डिक्टेटर्स इस तरफ नहीं जाते। अब उसने नेटो को रोकना है, उसका अपना पर्सपेक्टिव है। नेटो इस चीज को देखती है कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम्स के हाथों दुनिया बहुत ज्यादा भुगत चुकी है, बहुत मौके पे। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने 2 करोड़ बंदे मार दिए, दुनिया को उसने तबाह कर दिया, उसने पूरा वर्ल्ड मैप रीड्रॉ किया। फिर उसके बाद आपको भुगतते रहे आप ये रशियन डिक्टेटर्स को, सोवियत यूनियन, कभी आप कोरिया में लड़ रहे हैं, कभी वियतनाम में लड़ रहे हैं। ये कोई पहली जंग तो नहीं हो रही, ये नेटो और रशिया की फ्रिक्शन कोई पहली तो नहीं है, ये तो 70 साल से चल रही है। सही। बेसिकली ये कॉन्टेस्ट है अथॉरिटेरियनिज्म का और फ्रीडम, बिल्कुल ठीक, फ्री सोसाइटी का और अथॉरिटेरियन सोसाइटी का। अब ये एक और बात है, इस चीज पे डिबेट हो सकती है कि रशियंस भी फ्री सोसाइटी चाहते हैं कि नहीं चाहते। यदि वो नहीं चाहते और ये रशियंस का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है कि भाई मैं जो है वो आपको लॉस्ट ग्लोरी लेके दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि एक कॉमन रशियन ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम चाहता होगा। लेकिन दिल के कहीं कोने में रिजवान साहब ये तो होगा ना उनके कि यार हम एक USSR थे, हम एक सेकंड सुपर पावर थे, हम इस दुनिया पे जो थे वो एक बैलेंस करने का एक थे, हमें टुकड़े टुकड़े पाश कर दिया गया। और वही जो आप कह रहे हैं कि वो एक दिल में एक खलिश है कि उसको पूरा करना है, हमने अपने उस लॉस्ट ग्लोरी को वापस लाना है और हम फिर से वो एक ताकतवर सुपर पावर बन के आएंगे। वो और इसी जज्बे को शायद, इन्हीं जज्बात को शायद पुतिन इस्तेमाल कर रहे हैं रूसी अवाम के, लेकिन जारियत कर रहे हैं जहाँ पे वो वेलकम नहीं है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि जज्बात यही हैं। अब लेकिन इस जज्बात को देखना, ये जज्बात किसी भी कौम में आ जाए, जो कौम ब्रेकअप से गुजरी हो, उस कौम के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उसने वाकई ग्लोरी देखी होती है, वो झूठी ग्लोरी थी कि सच्ची ग्लोरी थी, हम इस चीज में जाते ही नहीं है। उसका एक ग्लोरियस पास्ट, ग्लोरियस तो मैं नहीं कहूंगा, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पास्ट उसका था, जो कि अब उसकी वो सिग्निफिकेंट वैल्यू। एक तरीका तो ये है कि इसको ये देखने का कि हम इस नतीजे पे, इस स्टेज पे क्यों पहुंचे, व्हाई डिड वी लूज दैट ग्लोरी। अगर आप वो देखेंगे तो आपको सारी रीजंस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की नजर आएंगी। एक्चुअली इंटरनल ब्रेकअप ऑफ रशिया में जो तमाम फैक्टर्स थे वो इंटरनल, एक्सटर्नल फैक्टर्स सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब इंटरनल ग्राउंड राइप हो। अमेरिका, नेटो, कोई भी कंट्री रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता था अगर रशिया में पॉलिटिकल फ्रीडम्स होती और रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होती।
ये दो उनको एक फुट इन द डोर्स मिले तो उन्होंने कुछ किया और उन्होंने पूरा अपना रोल प्ले किया क्योंकि वो इसको एडवर्सरी देखते थे, एक दो डिफरेंट सिस्टम टू फ्रीडम ऑफ फ्री वर्ल्ड देखते थे। उन्होंने डेफिनेटली किया जो कुछ वो कर सकते थे, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव हूं जब ये हो गया, अगर मैं कोई पॉजिटिव माइंडेड आदमी हूं तो मैं कहूंगा कि यार मैं अपनी इकोनॉमी बिल्ड करूं, मैं अपने लोगों को फ्रीडम दूं ताकि ये मुझ पर दोबारा ये टाइम ना आए। मैं अपने आप को इकोनॉमिकली इतना मजबूत कर लूं, मैं अपने फ्रीडम इतने लोगों को डेमोक्रेसीज दे दूं कि उनके लिए अट्रैक्शन ही ना आ रही अमेरिका की, उनके लिए जर्मनी की अट्रैक्शन ही ना आ रही। अच्छा, अगर एक और बात मिसाल भी दूंगा कि फ्रीडम ना भी हो मिसाल के तौर पे, तो लेकिन आप उनको इतनी प्रॉस्पेरिटी देते हैं, जैसे जापान की मिसाल है ना। यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मीन बाय फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम से। जापान कि ने भी तो अगर यही किया था ना कि वो एक डिग में जाके उसने अपने आप को डिग आउट किया, वापस आया। आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। जापान एग्जैक्टली एक सेकंड इस तरह की मिसाल थी कि जो इसी तरह की रिजीम थी, इसी तरह के हालात से गुजरा, बट देन ही थॉट एवरीथिंग पॉजिटिवली अबाउट इट। एग्जैक्टली। उसने फिर कोई अपने आप को वो पोज नहीं किया, एक्सपेंशनिज्म से वो दूर हट गया, उसने किसी की टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की, उसने खुद अपने आप को बिल्ड किया और इतना बिल्ड किया कि एक वक्त में अमेरिका थ्रेटेंड हो गया था उससे। जी जी, कि भाई इकोनॉमिकली ये कहीं ट्रेड मेरा बहुत बड़ा इम्बैलेंस है इसके साथ, मैं कैसे इसके साथ चलूंगा। जी, ये है पॉजिटिव अप्रोच। एग्जैक्टली। नेगेटिव ये केजीबी वाले ये साहब बदमाशी वाली जो स्टाइल है, जो हाँ कि मैं तो लूंगा ही लूंगा। हाँ, अब लूंगा, डू यू हैव दैट मिलिट्री स्ट्रेंथ इन यू? या जब सोवियत यूनियन नहीं ले सका कुछ भी, तुम ले लोगे? हाँ। चले इस चीज को छोड़ते हैं। देखिए, अफोर्डेबिलिटी होती है, एंड्योरेंस होती है, आप सस्टेन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कितना अर्सा इसमें जारी रखेंगे। एक आंख बंद करके एडवेंचरिज्म कर देना मैं वही बात बिला सोचे समझे मैं और वही बात उसके कर रहा हूँ कि रिपकर्शन नहीं सोचने, और फिर ये आपने देखा कि दुनिया ने बड़ी तेज़ी से रिएक्ट भी किया ना इस बात पे कि जो इन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना कि ये आप देखें कि इसने मुझे कोई ऐसी एक कैलकुलेटेड मूव नहीं लगती। इसके बारे में, पुतिन के बारे में मशहूर था कि ये बड़ा कैलकुलेटेड कोल्ड कैलकुलेटर है, ये बहुत ज्यादा अपने पत्ते बहुत समझ के साथ खेलता है। इस गेम में कोई समझदारी की बात नहीं है। उसकी रीजन ये है कि इसमें मुझे रशिया का कोई इंटरेस्ट नहीं नजर आता। रशिया का इसलिए इंटरेस्ट नहीं नजर आता कि या तो रशिया यूक्रेन से को बिल्कुल कैप्चर कर ले, उसके बाद पोलैंड और हंगरी के साथ एक अलायंस बना ले जो कि इसका ख्वाब है, और उसके बाद फिर यूरोप को पुरानी गेम में ले जाए और चैलेंज करना शुरू कर दे। उसमें भी अगर वो कामयाब सब कुछ हो भी जाए तो इट विल बी सो एक्सपेंसिव एंड टेरिबली कॉस्टली फॉर रशिया कि रशिया उसका कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सही। अच्छा, एक तो ये मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं नजर आता कि ये व्हाट डज ही वांट टू अचीव। ये अच्छा यूक्रेन में चले गए आप, उसके बाद देन व्हाट डू वांट एग्जैक्टली। अच्छा दूसरी बात ये है कि आपके पास इसका कोई एंड गेम है। हाउ डू यू वांट टू फिनिश इट? यू हैव स्टार्टेड इट, राइट? यू कैन गेम स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल। आप फौजी लाए, आपने अंदर कर दिए, उसके बाद आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि वो फौजी बाहर भी ले आए आप? उसके बाद आप बाहर अगर ले आए तो उसके बाद जिन पे आपने हमला किया है, जिन लोगों को चैलेंज किया, वर्ल्ड आप बेसिकली चले हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने। एग्जैक्टली। तो कहीं ये तो नहीं होगा कि इसका उलट जाएगा सारा कुछ और मॉस्को में ही रिजीम ना चेंज हो जाए कहीं? ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है? ये if Putin loses this game, that he will, mark my word today, he will lose this game क्योंकि उसके पास मुझे वो स्ट्रेंथ्स नजर नहीं आ रही, ना इकोनॉमिक बैकिंग नजर आ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने दिया है कि ये कर्नल साहब जो हैं, कर्नल पुतिन साहब जो हैं, ये अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के तजर्बे के बुनियाद पे मिलिट्री स्ट्रेटेजी उसकी ये सारे कर्नल ऐसे होते हैं चाहे वो पाकिस्तानी कर्नल देखे हुए हैं, वो उनकी स्ट्रेटेजीज भी यही देखी है हमने। अब आप देखें इस बंदे को कि इसका अब जो नेक्स्ट अब जाहिर है यहाँ पर अगर कोई काउंटर मूव्स अगर आप नेटो करेगी, यूएस करेगा, वेस्ट करेगा, वो जस्टिफाइड होंगी because he is the one who is aggressor. He is the one who is challenging that. बिल्कुल। अब अगर उसने कोई मूव्स की नेटो ने, तो वो मूव्स वो यूक्रेन तक नहीं
रुकेंगे, हम्म, दे विल नॉट ओनली इंश्योर कि ये यूक्रेन से चला जाए, दे विल इंश्योर कि ये सीन से चला जाए, सही क्योंकि सही। इस अथॉरिटेरियन रिजीम ने एक स्टैब्लिश्ड ऑर्डर को, जिससे सारे फायदा उठा रहे थे, सबसे ज्यादा बड़ा फायदा तो पुतिन ही उठा रहा था। राइट। ये रशिया क्या है, इसकी इकोनॉमी टेक्सास से भी कम है, हम्म, न्यूयॉर्क से भी कम है हम्म, इसकी इकोनॉमी। हम्म, ये गैस स्टेशन है दुनिया का सिर्फ, हम्म, और इसकी एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, हम्म, ठीक है। ये दिस ओनली रशिया, और उस अथॉरिटेरियन चीज को ओलिगार्क्स ने और पुतिन ने मिलके वो किया हुआ है। अब इस चीज पर जब ब्लो बैक आएगा तो दे विल एंश्योर 100%, द नेटो एंड द वेस्ट विल एंश्योर कि ये सिस्टम मॉस्को में भी सरवाइव ना करे। अच्छा, उसकी रीजन ये है, they wouldn't like to see it happening the next year. राइट राइट, They wouldn't like to see it. या Once they defeat him, once they push him back, they will go all the way. या बड़े सब्र से काम लिया पुतिन ने, काफ़ी अरसे तक दुनिया के साथ चलने की कोशिश की, अपने आप को बड़ा एक लिबरल, प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पे, लेकिन एकदम से उनके अंदर का जंगजू जागा है, कर्नल साहब जागे हैं, और कर्नल साहब ने कहा कि अब हमने दुनिया की बैंड बजा देनी है, और वो बैंड बजाने के लिए निकल पड़े। तो नहीं, सब्र से काम का मैं आपको बता दूं, आप मुझे पता है किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कि आप शायद उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब पुतिन वेस्ट के साथ कंबाइन हुआ था, जी, वेस्ट के साथ वो एक 11 ना चल रहा था ना। हाँ, एक चल रहा था, लेकिन उसमें पुतिन के साथ साथ इट वाज वेस्ट, इट वाज यूएस Yeah. who brought Putin to the table of G7 जी जी जी, against the opposition of all other G7 members. You बिल्कुल remember? बिल्कुल बिल्कुल। Canada was opposed to it. Many countries were opposed to it. UK was not happy. लेकिन ओबामा ने और उससे पहले जॉर्ज बुश ने वो चाहा, ओ आई हैव सीन सोल इन पुटिन्स आईज, राइट राइट, अब वो ये बंदा बड़ा अच्छा है, तो लाइक, और वो उसको G7 को G8 बना दिया, रशिया को उठा के ले आए। क्या मकसद था इस बात का? जी इस बात का मकसद ये था कि तुम बिल्कुल वरी ना करो, तुम हमारा पार्ट हो, जी हमारे सिस्टम का, हम तुम्हें कोई वो नहीं करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, हम तुम्हें कोई वो क्या कहते हैं सारा। लेकिन the person had these ambitions right from the day when he took power. यस, और ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। nobody could foresee this. हाँ, उसके जहन में एम्बिशंस थे कि मैं ये काम मैंने वो जो वापस है ना वो सोवियत यूनियन को वो लाना है। वो सोवियत यूनियन, हालांकि that Soviet Union never worked for anybody. राइट राइट राइट, It didn't work for its states, its confederating units. तमाम सेंट्रल एशिया अलहदा हुआ, तमाम जो है बाल्टिक्स वाली रिपब्लिक सारी अलहदा हुई, जान के अलहदा हुई, लड़ के अलहदा हुई। ये यूक्रेन का मसला था, 2 दफा उन्होंने ये वॉर ऑफ फ्रीडम लड़ी है। क्यों नहीं रहना चाहते इसके साथ? जी, ये पुतिन को पूछना नहीं चाहिए अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, Russia is not politically strong. It's Right. authoritarian regime. Yeah. And second, because it's authoritarian regime, it's not economically independent and inclusive economic country. That's why बिल्कुल। people don't want to live with him. बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें रशिया के जो अड़ोस पड़ोस में जो 1-2 लोग रहते हैं उन पे बाद में आऊँगा, जो जिसमें हमारे अपने लोग भी हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे, आपका जो विज़न है उसके हिसाब से अपने ऑडियंस के बेनिफिट के लिए जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू फोरसी कि जो रूमर्स हैं या जो स्पेकुलेशंस हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, न्यू कोई वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं, इज दिस दैट सीरियस? आप समझते हैं कि ये इस हद तक जा सकता है? बिकॉज वी नीड टू नो दैट, आवाम को मालूम होना चाहिए सर कि अभी कल मैं जब अपनी गाड़ी में गैस भरवाऊंगा तो अभी वो जो कि कल 145 की थी आज 165 की है, और परसों सुना है कि $2 की हो जाएगी, तो दैट्स गोना अफेक्ट माय पॉकेट एंड माय वॉलेट। Obviously, ये जहाँ तक पॉकेट और वॉलेट की बात है तो दिस विल हर्ट यूरोप एंड द वेस्ट फॉर एटलीस्ट 2-3-4 मोर मंथ्स, अनलेस के गैस की सप्लाईज जो हैं बाकी दुनिया से वो नहीं हो जाती। जैसे इस वक्त अरेंज हो रहा है कि कतर अपनी सप्लाईज बढ़ा रहा है, ओपेक तो बढ़ाने को पता नहीं फिलहाल तैयार है कि नहीं है, बाकी दुनिया, कनाडा ने अपनी आउटपुट बढ़ाएगा, अमेरिका अपने रिजर्व्स को बाहर लाने का सोच रहा है, तो उससे गैस का तो थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा, सप्लाई चेन्स का भी बनेगा।
लेकिन मसला ये है कि हर दूसरे तीसरे साल अगर इसी मैटर को से डील करना है, जी सी दीज वॉर्स आर कॉस्टली, हम्म, ये एक्सपेंसिव हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लड एंड ट्रेयर, कि जब आप हर दूसरे दिन एक अथॉरिटेरियन रिजीम जो है वो निकलती है और आके चैलेंज करना शुरू कर देती है, तो इट्स नॉट इजी। इट्स बेहतर ये है कि जब अथॉरिटेरियनिज्म अपने फुट स्टैब्लिश कर रहा हो तो दैट इज द टाइम टू डील विद इट, रादर देन कि उसको ग्रो करने दिया जाए और उसके बाद आप उसको ट्राई करें, देन द कॉस्ट इज टू हैवी सिंपली। अच्छा, तो आपने जो मैंने सीरियसनेस की बात की है उसका क्या आपका जवाब है कि जो दुनिया तो तबाह होने जा रही है, वर्ल्ड वार 3 छिड़ने जा रही है और अपना खंदकें खोद लो, मतलब आपको तो पता है ना हम जज्बाती कौम है, तो इस पे क्या कहिएगा आप? I don't see it spilling out of Ukraine. I don't see it. I don't see it वर्ल्ड spilling कैन out of मैनेज इट, आई Ukraine. थिंक हम मैनेज कर लेंगे। Very easily, या very easily. पुटिन World साहब। world को इतना है, लेकिन we should not forget the cost Ukrainian people will have to pay या for this aggression. स्टॉर्म, इसको कहते Ukra- हैं ना स्टॉर्म इन द टी कप। हाँ, हाँ स्टॉर्म इन द टी कप, इन अ सेंस कि हम अगर कनाडा में बैठे हुए हैं या कोई बंदा अफ्रीका में बैठा हुआ है या साउथ एशिया में बैठा हुआ है, उसके लिए तो ये स्टॉर्म इन द टी कप है, लेकिन यूक्रेनियंस, प्लीज डोंट फॉरगेट यूक्रेनियन पीपल हु आर मेकिंग द sacrifices in face of this naked आई नो aggression. आई नो और अनफॉर्चुनेट। वो लोग वाकई कॉस्ट पे करेंगे, जी बड़ी हैवी कॉस्ट पे करेंगे इन टर्म्स ऑफ ब्लड। और एब्सोल्युटली। उसके बाद लेकिन आई डू नॉट सी इट गोइंग एनी फर्दर देन यूक्रेन, और इसको वापस पीछे आना पड़ेगा मैक्सिमम। हम वर्स्ट केस सिनेरियो कर लेते हैं, जी ये तो कहीं नहीं जा रहा। आई डोंट सी हिम गोइंग टुवर्ड्स एडवांसिंग टुवर्ड्स वेस्टर्न यूरोप, जी जी। कि हम कहें कि जी ये हंगरी पे भी अटैक कर देगा और नहीं, पोलैंड, इससे ज़्यादा के तो रिसोर्सेज भी नहीं है इनके पास। इससे ज्यादा ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसको अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक हफ्ते के बाद से ये शुरू हो जाएगा कि मैंने वापस कैसे आना, जी जी। और अब इसे वापस जाने देगा तो आई डोंट नो, वो चला जाएगा। लेकिन ये बहरहाल अंदर आ गया है, मेहमान आता अपनी मर्जी से है, जाता मेजबान की मर्जी से है, जी तो तो जी। इसके साथ वही सिचुएशन हो गई है। हाँ तो एक बात, दूसरी बात है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, हम जो वर्ल्ड के लेवल पे अगर सोचें, वो ये है कि अगर फर्ज करें, आई मीन चाइना सीज जी जो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, वो देखता है कि ये मौका अच्छा है, दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है यूरोप में, मैं ताइवान ले लूं, तो दैट विल बी ए कॉज फॉर कंसर्न फॉर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो उसमें फिर सप्लाई चेन्स भी रैकअप हो जाएंगी, इकोनॉमी भी रुक जाएगी, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वो मसला भी हल होना है। अब इस वक्त नहीं होना, पुतिन के वक्त, तो वो बाद में हल होना है। ये मसले बेसिकली डीप डाउन हम जाएं तो ये दो पैरेलल सिस्टम्स के मसले हैं जो हम 1930s से देख रहे हैं। जी ये मतलब अथॉरिटेरियन और फैशिज्म। वर्ल्ड वॉर 2 का क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल। हिटलर क्या चाहता था? अथॉरिटेरियन था, ठीक है, अथॉरिटेरियन। लेकिन मसला ये है कि अथॉरिटेरियन अपने मुल्क में रुकता नहीं है। यही डेमोक्रेसीज गलती करती हैं। जी जी जी। वो समझती हैं कि ये अपने मुल्क में जो भी कर रहा करने तो हमें इससे क्या नहीं। हमेशा ये शो हुआ है कि वो अपने मुल्क से बाहर भी निकलेगा, वो वही काम करेगा जो वो अंदर कर रहा है। तो वहां पर उसको रोकना जरूरी हो जाता है। फिर वॉर होती है, फिर उसकी कॉस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक हम ये देख ही रहे हैं, तो इसमें हम ये भी समझ लें कि जो ताल्लुकात हैं, जो मैंने ब्लॉक्स की बात की, इत्तेहाद की बात की, खैर हमने तो एक मिसमैनेज टूर किया रशिया का, रॉन्ग टाइमिंग थी, रॉन्ग एडवाइस था, आई थिंक इट वाज ब्लंडर एट समबडीज पॉइंट, राइट? सो वो तो हमने कर लिया। लेकिन आप डू यू थिंक एट एनी, लाइक आपकी जितनी भी नॉलेज पॉलिटिकली पाकिस्तान के हवाले से है, कि पाकिस्तान कभी इस तरह इस मौके पे सोचेगा कि एक जानिब पूरी दुनिया खड़ी है, दूसरी जानिब मैं खड़ा हुआ हूँ और हम रूस के सदर के साथ हाथ मिला रहे हैं, जो कि इस वक्त एक ईवल के तौर पे पोर्ट्रे की, एक मेनेस के तौर पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस इमरान खान टूर ऑफ रशिया? प्री प्लान था, अगरचे बहुत पहले का तय था। प्री प्लान से फर्क नहीं पड़ता। प्री प्लान इस तरह नहीं था कि इन्होंने ये इनविटेशन लिया था, इनको दिया किसी ने नहीं था। जी जी। दे आस्क्ड फॉर दिस विजिट। हम तो जहाँ शादी देखते हैं अपनी दावत खुद ही बोलते हैं कि हमें भी आना है। जी 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 जी। इन्होंने कहा था कि हमें आना है,
और फिर इन्होंने चाइना को कहलवा के इस विजिट की डेट पक्की करवाई थी ठीक कि है। जब ये विंटर ओलंपिक्स में पुतिन भी आया हुआ था और जी भी था वहां हम्म, पे। ये इन्होंने जो है ना विजिट मांगा था। इसकी इस विजिट का मकसद क्या था? फ्रैंकली मैं कुछ भी सोच लूं, मैं हम्म, किसी तरफ भी अपना दिमाग ले जाऊं, मुझे नहीं समझ आती, हम्म। सिवाय इसके सिवाय इसके कि इसका कोई रीजनल मकसद था। आई डोंट नो या व्हाट। ये क्या एम ही चले गए, पता तो कुछ था नहीं, नहीं, कख पता नहीं एमए था। कोई नहीं जाता है, बिल्कुल एमए भी कोई नहीं जाता है। हम्म, क्योंकि वो अगले मेजबान की भी तो मर्जी होती है ना, वो जंग में फंसा हुआ है, वो अपना टाइम कहाँ से निकाले एमए के लिए। जी वो उसने भी तो इसको रिसीव किया ना, जी। चाहे 2 घंटे ही दिए दिए तो सही। हम्म, तो कोई बात तो ये थी जो ये करने गया था। जी। मेरा ख्याल है वो रीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात होगी। हाँ, वो कोई ग्लोबल नहीं था उसका रशिया, कोई। हाँ, रशिया और यूक्रेन या किसी और के लिए कोई उसका मकसद नहीं हाँ था। हाँ, उनके अपने वो प्रोजेक्ट्स होंगे। वो रीजनल कोई बात होगी, साउथ एशिया के हवाले हम्म। से या पुतिन के हवाले से, या आई डोंट क्योंकि नो अगर इस मतलब। तरह की, मैं ये सोच रहा था कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो फिर लाजमी तौर पे मतलब कोई ना कोई अस्करी जो है वो माहिर साथ जाता, जनरल बाजवा टाइप का। और वो तो मैसेजिंग करनी होती है, ये हाँ, तो मैसेंजर है ना ये तो एम बेसिकली। ही मतलब एक फोटो आप अपॉर्चुनिटी समझे होती है। आप, बाजवा ने भेजा या किसी और ने भेजा, जी लेकिन बहरहाल इसको किसी ने भेजा, ये जी, बिल्कुल मैसेंजर ही था। बिल्कुल भी। लेकिन वो मैसेज क्या था, मैं उस मैसेज की बात कर रहा हूँ जी कि वो मैसेज मैक्सिमम मैक्सिमम मैं जो सोचूं वो रीजन के हवाले से हाँ। तो कोई मैं सोच सकता हूँ, वो कोई इंटरनेशनल या ग्लोबल सिग्निफिकेंस की कोई चीज मुझे नहीं लगती। वो अच्छा, मज़हका खेज बात ये है ना कि हम मतलब माजी में भी इस तरह की मीम्स वगैरह भी सामने आई हैं कि इमरान खान सालिसी कराने जो है ना दो मुल्कों के दरमियान दौड़ पड़ते हैं, तो वो सालिसी सालिसी नहीं मसालियत नहीं, ये कराने के सालासी लिए। वाली सी कोई नहीं। ये मतलब ये मस्खरापन उधर अपने वो सपोर्टर्स को तो करने के लिए ठीक हाँ है। हाँ लेकिन ये ज़ाहिर है जो आप सीरियस लेवल पे आप पुतिन के सामने आ ही गए, हाँ, तो वहां पे तो आप यदि सालसी वालसी की बातें नहीं नहीं कर करेंगे ना, सकते हैं। नॉन हाँ, वो सीरियस। ना उसने वहां पे तो सुननी है। कुछ कहना पड़ेगा हाँ, आपको कि मैं उसने क्यों सुननी आया भी हूँ। नहीं है। वो तो मेरे ख्याल में सिर्फ नाश्ता वाश्ता करके चाय पी के आ गए। और चाय पे मुझे याद आया कि टी इज़ फैंटास्टिक। 27 फरवरी जो गुजरी है, बालाकोट का एक नाटक हम सब ने हाँ, देखा था। अभिनंदन ने भी गए थे, बड़ी महंगी एक चाय की जो प्याली है वो पी कर आए थे वहाँ से। और उस पे अभी मैंने, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजी हैं दोस्तों ने जिसमें दिखा है कि जी इस पे हमने अपना नैरेटिव बिल्ड करना है दुनिया में कि ये बालाकोट जो था ना वो हमारी विक्ट्री थी। आप समझ रहे होंगे कि मतलब जिस तरह सफारत खानों को हिदायत जारी होती हैं, तो हमारी विक्ट्री से मुराद पाकिस्तान की विक्ट्री। पाकिस्तान की वो विक्ट्री तो थी। शुरू से यही बोले जा रहे हैं, हाँ, उनको बोलने में तो क्या है। मतलब याद दहानी करा दें ज़रा लोगों को कि भाई ये क्या था कहानी। वो भूल जाते हैं ना, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है बहुत। That was very important message by India given to Pakistan. किस तरह देखें, कश्मीर का जो मसला है ना, जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तानी वाला कश्मीर, ये इसकी हैसियत बहरहाल ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। दुनिया के कागजों में ये एक मसला है विच हैड टू बी सेटल्ड। हम्म, इंडिया ने तो अब कर लिया है, और हम्म, ये मेरा ख्याल है ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसे हालात नहीं है कि वो इसको चेंज किया जा सके। लेकिन कश्मीर की हद तक तो अगर ये कोई करते हैं गोलाबारी या कोई एयर वायलेशन या ग्राउंड वायलेशन, या इंडियंस करते हैं कोई गोलाबारी एयर वायलेशन, तो इट इज काइंड ऑफ नॉट एक्सेप्टेबल बट काइंड ऑफ थिंग कि ठीक है यार नॉर्मल भी है। कश्मीर है, हाँ, मतलब रोज होता है, हाँ, छोड़ो। दैट बैरियर वाज ब्रोकन इन बालाकोट थिंग। एंड ब्रोकन बालाकोट बाय इंडिया। by India, yes. So India they had decided, infiltrated into the Pakistani airspace. yes, How that far they day. went inside? Oh, Balakot is quite far inside यार। बालाकोट तो काफी अंदर है, मासेरा के पास है। हम्म, वो तो से एबटाबाद से कोई 25 किलोमीटर दूर है। वो तो इस्लामाबाद से कितना बनेगा, 150 किलोमीटर भी नहीं बनेगा जी बालाकोट। जी बालाकोट इज वेरी मच पाकिस्तान, इट्स अ हार्ट ऑफ पाकिस्तान। जी जी। और उस बालाकोट के इर्द गिर्द एबटाबाद, मासेरा, हरीपुर, ये वो इलाके हैं कि जहां पर सुना जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर भी पड़े हैं। मतलब आई डोंट नो, छावनियाँ लेकिन भी बड़ी ये हैं उधर। है। छावनियाँ भी बड़ी हैं। हमारे छावनी हमारे तो खैर पूरा पाकिस्तान है, हमारे खैर। कज़न उसामा बिन लादेन भी वहीं से पाए गए थे। हाँ जी, उसामा बिन लादेन भी वहीं थे। हम्म, तो वो तो एक हार्डकोर पाकिस्तान का इलाका है, जिसमें इंडिया की तरफ से मैसेज सिर्फ ये गया था कि ये न्यूक्लियर ब्लफ
न्यूक्लियर आपने एक छतरी रखी हुई है, नीचे आप जिहादियों का काम कर रहे हैं। हम्म, तो ये जो है ना, ये सिस्टम, दैट आई एम चैलेंजिंग नाउ। हम्म, आई एम गोइंग टू पुश बैक अगेंस्ट दिस सिस्टम, राइट, दिस आपका जो ये आपने बनाया हुआ मॉडल। ठीक है, और मैं, अगर ये सिस्टम चला, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ था ना, जी, अगर ये सिस्टम चला तो मैं अंदर तक पाकिस्तान के भी आऊंगा, विच वुड मीन वॉर। राइट, तुम्हें फिर लड़ना पड़ेगा। सॉवरेंटी पे आएंगे ना, वो तो फिर तो बात हो हाँ जाएगी। हाँ, फिर आपको लड़ना पड़ेगा एज ए हाँ, कंट्री। आप, मैं चाहे वेस्टर्न फ्रंट खोलूं, फिर मैं चाहे कौन सा फ्रंट खोलूं, ये दैट इट विल बी वॉर, राइट, राइट, राइट। राइट। तो ये दैट मैसेज वेंट वेरी क्लियरली। अच्छा, मैं जो जिस एंगल से सोचता हूँ ना, मतलब ये इसको इतना टाइम गुजर गया है कि इंडिया ने इन्फिल्ट्रेशन की, इंडिया ने वायलेशन की, अंदर तक आए, आपने उनका पायलट कैप्चर किया, फिर आपने उनका पायलट छोड़ दिया। पाकिस्तान को तो रिएक्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान को तो मतलब स्टैंड लेना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ कि आप जो है वो नहीं कर पाए? कि कर तो कभी भी नहीं पाए अनीस आपने तो साहब। चाय पिला के छोड़ दिया सर। हाँ, वो मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ कि क्यों छोड़ा उसको। हम्म, लेकिन ये कर तो कभी भी कुछ नहीं पाए इंडिया के अगेंस्ट। हम्म, कभी कुछ कर पाए तो मुझे बताइए, मैं हो सकता है भूल रहा हूँ कुछ। हम्म, जितनी वॉर्स हुई हैं, जितनी स्कर्मिशेस हुई हैं, जितना क्या हुआ है, उसमें कभी भी मिलिटरीली इंडिया को ये कभी डिफीट नहीं कर पाए, हम्म, इवन लोकली भी नहीं। हम्म, वो मतलब उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे तो छोड़ दें, टेक्टिकली भी नहीं। जी, जी, तो इन्होंने तो हमेशा हर, अब ये अफगानों से ये इनकी यही हालत है। जी। ये कोई आर्मी, कोई लड़ने वाली आर्मी कभी रही हो तो मुझे बताएं यार। मैं तो मतलब ऐसा ना करें, इस सर आर्मी ने बेस्ट कभी आर्मी है सर, कुछ ऐसी बात नहीं, बेस्ट आर्मी है। है, बेस्ट आर्मी है मेरी आर्मी। जी जी बिल्कुल। ऐसा मुझे और कुछ, फेक न्यूज़ अगर होगी तो 5 साल की कैद भी है। वो उधर चलती होगी जी, 5 साल की, बेशक में हमारी तरफ से 20 साल की दें। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि किस आर्मी में अगर कोई आज तक कोई स्कर्मिश, कोई लोकल, कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई जंग जीती हो, मेरे नज़र में ना हो तो मुझे बता दें। नहीं, मेरे भी ऐसा नहीं है अभी, मैंने भी नहीं, बहुत पढ़ा नहीं है। है ना, हाँ। नहीं है ना। हम्म, अच्छा, अब ये अफगानों के साथ भी इनका यही हाल है। अफगान जबकि की अफगान तो आर्मी, कोई प्रॉपर आर्मी भी नहीं है देखा जाए आर्मी तो। भी नहीं है, हाँ। वो तो एक रैग टैग मलेशिया है जो वहां का कंट्रोल संभाले हुआ है। हम्म, अगर वो भी इनको चैलेंज करते हैं, अंदर तक आते हैं, इनके बंदे भी मारते हैं, वापस भी चले जाते हैं, तो इंडिया के साथ इन्होंने क्या लड़ना है? ये आर्मी वार्मी कोई नहीं है भाई। नहीं सर, ये ये आप कह एक रहे हैं, लेकिन मैंने तो जितने भी तराने और गाने सुने हैं ना, मतलब मेरा वलवला और खून साथ जो है ना वो जोश खाता है, और मैं कहता हूँ कि यार बहुत कुछ खाता है आपका कि दिल मतलब वलवल। ये हम बहुत पावरफुल हैं, नंबर 1 आर्मी हैं, नंबर 1 आईएसआई हैं, और हमें कोई अंदर आके मतलब हम हैं ता क़यामत पाकिस्तान को बचाने के लिए। हालांकि 1971 में ता क़यामत एक और आई थी, लेकिन हाँ ये क़यामतें आती रहेंगी। हाँ अ, ये जो मसला है कि अवाम को जिस तरह से गुमराह किया जाता है फेक नैरेटिव की बुनियाद पे चैनल्स के यार, साथ में, बड़ा देर चल गया इनका है यार, ना? बड़ा देर चला, इतना देर चलता नहीं है किसी नॉर्मल ये ज़्यादा नहीं चल गया कुछ? बहुत 75 साल हाँ, बहुत होते हैं, हाँ। बहुत देर। ये भी केस स्टडी बट करने आई वाली थिंक द बात है। पॉजिटिव थिंग इज़ रिजवान साहब के जो लोग नहीं समझ रहे थे, जिसको हम अपने मुल्क का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब कहते हैं, वो लोग हाँ नहीं समझ रहे थे, वो लोग जाग नहीं रहे थे, वो लोग बात नहीं कर रहे थे। आज पूरा पंजाब बात कर रहा है, आम आदमी से लेके सीनियर जर्नलिस्ट लेकर वहाँ बैठा हुआ ग्राउंड पे जर्नलिस्ट, लोगों ने अपनी जॉबें जो है ना कुर्बान कर दी जर्नलिस्ट ने, लेकिन अपना सच बोलने से नहीं बाज आ रहे हो। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। ये है द ओनली थिंग आई वुड से कि why it had to take 75 years to get that, हम्म। to get at even that level। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना कि मैं मैं, रिजवान साहब, देखिए क्योंकि आप और हम फैज तो। साहब जैसे लोग, हाँ। सजाद जहीर जैसे जी। लोग, फैज साहब जैसे लोग, वो तो 1951 से कह रहे हैं कि भाई ये कोई आर्मी शार्मी नहीं है, ये हाँ। ग्रोह है जिसने कैप्चर कर लिया आपकी स्टेट, इससे छुड़वाओ कब्जा। मैं तो ये फैज इसलिए साहब कह रहा तो, हूँ ना सर कि ये जो पॉजिटिविटी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए भी कह रहा हूँ कि रिजवान साहब और अनीस फारूकी तो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। मैं हाँ तो उन नहीं, लोगों अंदर भी को आप कह सलूट रहे पेश हैं, करता हूँ कि लेकिन जो देर, बड़ी बड़ी देर, अब बहुत देर हो गई। बहुत देर हो अब गई है। इनको हाँ, अब इनको पीछे करके इन्होंने कहाँ करना है, वो वैसे ही इस काबिल अब नहीं, नहीं रहेंगे, आप कुछ ये भी कर देखें ना सके। सर कि मतलब अब वहाँ लोगों को अपनी ज़िंदगी का भी खौफ नहीं रहा, कितने लोगों को उठाया गया, कितने लोगों को गोली मारी सही बात गई। है, हामिद सही मीर बात है। हैं, वो मतलब बात करने से नहीं बाज आते। रिजवान रजी दादा हैं, जो मतलब जिनको चुपके ले गए थे, फिर वो अपनी जो है ना वो मुस्कुराहट के साथ जो है ना वो हाँ मिसाइल हाँ मारते रहते हैं। नो बडी हैज़ एनी फियर लेफ्ट
कोई लोगों के fear नहीं, दिमागों से वो खौफ बिल्कुल कोई खत्म हो fear चुका है जो कि इन्होंने बसाया था। और मैं हाँ समझता हूँ कि ये एक जो हम एक बड़ा मोतबर और मुक़द्दस और काबिल एहतराम इदारा समझा जाता था एक ज़माने में, उसने अपनी तौक़ीर खो दी है, उसने अपनी रिस्पेक्ट जो है ना वो लॉस कर दी है, मैं समझता हूँ। ये 71 के बाद हो नहीं जाना चाहिए था नॉर्मली। सर चले एक आध ब्लंडर की नहीं, इजाज़त उसके होती बाद है। तो कोई उसके बाद कोई गुंजाइश रह गई थी। हाँ, वो तो मुल्क 71 छोड़ में दिया तो ना आपने उसने। जंग भी हारी, हम्म, अपना आधा मुल्क भी गवा दिया, हम्म, और उसके बाद भी आपके पास अवाम को शो करने के लिए कुछ नहीं, आप फिर नारों इशारों पे चलते रहे। हम्म। तो इसमें अब लोगों का भी तो कसूर है यार, नहीं, ये आप नारों ये पे ही लगे देखें हुए ना हैं कि साल आप ऊपर से। एक एक उनकी एक जॉब है सर, पाकिस्तान की आर्मी की सिर्फ एक जॉब है कि मुल्क की हिफाजत करना। अच्छा, उसमें लेकिन नज़रियाती उन्होंने खुद डाल दिया था, लेकिन बेसिकली तो सरहदों का हिफाजत करना है ना। हाँ और हाँ, सरहदों की जो है ना 1971 में हिफाजत कर नहीं पाए। नहीं ठीक पाई, है, नहीं कर सके। ठीक है। उसके बाद इनको नौकरी से निकाल नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल, दे बिल्कुल। फेल टू डू देयर ड्यूटी, राइट। जी, जी। उनको इनको फारग नहीं कर देना चाहिए। ये फिर उन्हीं नारों जंगों उन्हीं उसी उसमें सारी कौम फिर लगी गई, आज फिर 60 साल हो गए। हम्म, अब अनीस साहब, मेरे ख्याल जाती ख्याल में हम्म, इट्स वेरी लेट नाउ, ओके। इट्स वेरी लेट नाउ। हम्म, इट कुड हैव बीन डन। आप 80s में हो जाता, आप कुछ सोच लेते। जब जिया गया था हम्म। उसके बाद आप कुछ चांस था वहाँ पर, एक अच्छा चांस था चांस वहाँ था पर। पाकिस्तान के पास। चांस तो यार वो मुंबई अटैक से पहले तक रहा है। जी, जी। मैं क्यों मुंबई अटैक की बात कर रहा हूँ बताइए। कि इनके पास एक बहुत चांस, कैसे इनके पास आर्मी जाती है तो फिर क्या होता है, क्योंकि हम्म, आर्मी इकोनॉमी कंट्रोल करती है, हम्म, आर्मी पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है, आर्मी सब कुछ है पाकिस्तान में। आर्मी जाती है तो स्टेट गिरती है, हम्म, ठीक है। अब वो स्टेट को इकोनॉमिक सर्वाइवल चाहिए, हम्म, तो स्टेट खड़ी हो जाएगी ना। हम्म। स्टेट को इकोनॉमिक सर्वाइवल चाहिए। वो भी नहीं दे पाए। मैं वो तो इन्होंने देनी, वो तो इन्हीं की वजह से तो नहीं आई इकोनॉमिक जी। सर्वाइवल, क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज इन्होंने लिए हैं। हम्म, हम्म, इसलिए स्टेट में किसी भी के पास भी कुछ नहीं बचा। हम्म, उस इकोनॉमिक सर्वाइवल का एक तरीका था कि आप इंडिया के साथ और बाकी अपने साउथ एशियन रीजन्स के साथ आप कुछ ट्रेड करते, हम्म। लेना देना शुरू जी, करते, जी। पॉलिटिकल तलका ठीक करते, ट्रेड देते। उसके बाद फिर आप उसी ट्रेड को थोड़ा बहुत बाकी हमसायों में ईरान, अफगानिस्तान वगैरह वो भी बढ़ा देते, और इन द मीन टाइम आप लोगों से टैक्स लेना शुरू कर देते। बिल्कुल। ये एक तरीका था। अब मैंने मुंबई अटैक का क्यों जिक्र किया कि शायद मुंबई के बाद उस वक्त, आपको पता है मुंबई अटैक इसलिए करवाए गए थे, आईएसआई ने इसलिए किए थे कि मनमोहन सिंह और मुशर्रफ उससे पहले काफी हद तक उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के बिल्कुल करीब आ चुके थे, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जिससे पाकिस्तान में यही सारी चीजें होना शुरू हो जाती। जी। क्योंकि ये कितने ट्रस्टेबल होते, हम्म, इंडिया वो क्यों कर रहा था मुझे नहीं समझ आ रही, इंडिया क्यों ट्रस्ट करना चाह रहा था। लेकिन इंडिया ने बहरहाल एक बात, हैट्स ऑफ टू देम, क्रेडिट टू देम, दे ट्रस्टेड देम मेनी टाइम्स या एंड गॉट बिट्रेड एवरी टाइम। दे ट्रस्टेड देम अनफॉर्चुनेट, या मेनी अनफॉर्चुनेट। टाइम। या मैं या आपको 6 मिसालें गिनवा देता हूँ कि जब उन्होंने शिमला, यार हम्म, शिमला से शुरू होते हैं। शिमला से। हाँ। हाँ, अब कितनी दफा कहेंगे हम्म, ब्रास टैक्स के हम्म, मौके पे हम्म, उनके पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही, ताकि ये ब्लैकमेल आइंदा होती ना जहादियों हम्म, वाली, हम्म, उस वक्त यही करने आए थे हम्म, ब्रास टैक्स में, हम्म। 87 में जब उन्होंने फौजी मुश्किल बिल्कुल, बिल्कुल। शुरू शुरू। अच्छा, उस वक्त हमेशा अमेरिका बचाता रहा, हम्म, फोन कॉल्स आ जानी हम्म, वॉशिंगटन से, हम्म, ओ भाई नहीं ना ना, इनको कुछ ना, इनको कुछ ना, भागे भागे इन्होंने जाना। अच्छा, इनको कारगिल वो भी अमेरिका ने बचाया, हम्म, ठीक है। क्लिंटन ने वाजपेयी से बात की तब, वरना उस वक्त भी इंडियन आर्मी शायद इस मूड में थी कि एक और फ्रंट खोलती। बिल्कुल, जिस दिन दूसरा फ्रंट खोलता उसी दिन एक्सपोज हो जाना था इन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी एक दफा नहीं, 20 दफा किया। हम्म, लेकिन सम मुंबई अटैक के बाद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में ये पैराडाइम शिफ्ट आई हम्म। कि नहीं ना, नो। अब नहीं। उसके बाद फर्क क्या पड़ा हम्म, कि पाकिस्तान की जो पॉसिबल प्रोबेबल सर्वाइवल हो सकती थी, उसका कोई चांस रह नहीं गया। अच्छा। खाली इंडिया की बात नहीं है, हम्म, आपके पास कोई इकोनॉमिक सर्वाइवल वायबिलिटी बनती नहीं है ना इंडिया नहीं, के अलावा, सही बात। आपके पास बनती नहीं है। हम्म, अफगानिस्तान से आप इतना नहीं
खरीद बेच सकते या ईरान के साथ इतना नहीं खरीद बेच सकते कि आपका पूरा मुल्क चल पड़े। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। एक इंडिया ही है, लकीली आपके बाजू में एक मुल्क है जो कि इकोनॉमिकली खुद इतना स्ट्रांग है कि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आप ले सकते थे एज ए ट्रेड। बिल्कुल। लेकिन वो आपने रास्ता खुद बंद किया मुंबई अटैक के बाद, उसके बाद उन्होंने दोबारा धोखा नहीं खाया आज तक। क्योंकि मुंबई अटैक के बाद अगला बड़ा वाकया हम देखें तो बालाकोट का हुआ जी, और ये भी हमारा एडवेंचर था। हाँ जी, आपका ही था, लेकिन बालाकोट में फिर वो उससे जाहिर हो गया कि वो अब किसी चक्कर में नहीं है। ये बातों शातों फोन कॉल अमेरिका का फलाने का डिमांडने का, उन्हें कहा हम खुद देखते हैं जी। और ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला भी हम देख लेंगे क्या होता है। अभिनंदन को छोड़ने का मकसद ही यही था ना कि जो वो उस वक्त इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं था कि अब ना किसी की कॉल सुननी है ना कुछ करना है, हम जब बालाकोट के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद अगला टारगेट भी उन्होंने बता दिए थे क्या होना है। अभिनंदन के बाद कॉल जो है वो अमेरिका से, जो पहले तो सारी उम्र दिल्ली को जाती रही थी ना जी, अभिनंदन के इसको इसलिए छोड़ा गया कि कॉल अमेरिका से इस्लामाबाद आ गई थी, सीधी सीधी इस्लामाबाद आई, सीधी सीधी कि हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं हाँ, है। हाँ, उधर मूड बहुत खराब है और पॉसिबल है कि 24 घंटे में ही कुछ हो जाए। हमारी इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स एवरीथिंग यही बता रहे हैं। हो भी सकता था, होना था यार। अच्छा, तो क्योंकि वो मतलब बालाकोट में शो कर चुके थे कि अब वो हमारा रिजॉल्व जो है वो यही है कि हमने अब ये इस ब्लफ में नहीं आना कि जी पाकिस्तान के पास न्यूक से हम नहीं लड़, पाकिस्तान के पास न्यूक से हम होता है यार। तो अच्छा तो वो जो है वो कॉल आई तो अभिनंदन वापस गया। ये हुआ था विच इज, लेकिन ये इंडिया ने भी बहुत देर लगाई ये बात समझते हुए, बहुत देर लगाई। आप 90s में समझ जाते, आप किसी वक्त भी समझ सकते थे, लेकिन इन्होंने बहुत डिसीव किया। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, वो कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो शायद ये इसी वजह से इंडिया की बात कर रहा हूँ जी, प्राइम मिनिस्टर उधर कोई भी हो। हाँ, लेकिन वो मसला ये होता है कि जब कांग्रेस की हुकूमत होती है तो पॉलिसी कुछ जरा थोड़ी सी माड़ी सी होती है। फिर नहीं, एक बात मैं जरूर क्लियर करूंगा कि मैं बजाय गवर्नमेंट्स के मैं स्टेट्स की बात करने पे बिलीव करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मतलब उसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया इंटरेस्ट। उन्होंने जिस तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी 10 आउट ऑफ 10 है। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं ये अलायंसेस बिल्ड करना। इंडिया ने 2 अलायंसेस का एज ए पिवट होके बिल्ड किया है, एक क्वाड जो एशिया क्वाड है और दूसरा वेस्टर्न क्वाड है। बिल्कुल ये 2 अलायंसेस का जो पिवट है वो इंडिया है, और ये अलायंसेस समटाइम्स इट टेक्स years and years and years to build, which they built and led in no time. Go ke I do not really see or understand their decision to abstain from Ukraine resolution. I do not. But they are handling it very well. जो आपने बात की ना, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की और फॉरेन मिनिस्टर की और उनकी इंतज़ामिया एस्टेब्लिशमेंट की, आप ये देखें कि मैं उनके विजन को देखते हुए ये सोचता हूँ कि यार मैं जब अपनी तरफ देखता हूँ तो मुझे तो बाजवा साहब के घर में मिलाद होता हुआ नज़र आता है, मुझे तो इमरान खान के घर पे जन्नात नज़र आते हैं, वहाँ गोश्त रात को डाला जाता है, वहाँ पे तावीज़ों की बात हो रही होती है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो लोगों के गलों में जो है ना तावीज़ और हार पहना के जो है ना वो नजराने ले रहे होते हैं। सो कितना कंट्रास्ट है ये। एक हमारे डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं कि जो लोगों की जिस तरह के लोग रियाया है, जिस तरह की पॉपुलेशन और पीपल हैं, वैसे ही हमको हुक्मरान भी मिल गए और वो हम उनको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। सर, हम पाकिस्तान की आवाम हमारे मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानियों के पास 71 के बाद कोई जवाब था इस माफिया को? सोए हुए थे, सत्तू पी के सोया हुआ था, पंजाब सोया हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ ना, पंजाब आज हाँ पंजाब ही। पर बात ये है करने की कि अब क्या कर लेंगे, अब क्या करना है सर? जब लेट हो गया ना, से गुजर गया है, हर चीज खत्म हो गई है, अब क्या करना है? इवन ये कि हम इतने पल्यूट हो चुके हैं। मैंने आज हमारा टॉपिक में वो था एक छोटा सा
कि जो हमारी अपोजिशन है वो भी अपनी बारी के इंतजार में खड़ी हुई है, उसी लाइन में खड़ी हुई है, उसी गेट के बाहर खड़ी हुई है। आज भी वही मसले हैं उनको हाँ, हाँ, कि मुझे प्राइम मिनिस्टर लगा दो। हाँ, उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये मुल्क में होने क्या वाला है, हम्म, हो क्या रहा है इस वक्त, हम्म, आगे क्या होना है, वो किस बात का तूने प्राइम मिनिस्टर बनना है, कहाँ पे बनना है, वो झंडा कहाँ लगेगा, एग्जैक्टली। कोई आइडिया नहीं है इनको। बिल्कुल बिल्कुल मतलब वही वो हवालदार अपना काम कर रहे हैं, हवालदारों के आगे जो नौकर हमारे पॉलिटिशियन होते हैं ये अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए वो लाइफ एज यूजुअल है। बिल्कुल सर। और आप आपको याद है कि ढाका फाल हो गया था, जी ठीक है ना, और वो फॉल सुबह हुआ, हम्म, ठीक है, वो साइन जो सेरेमनी हुई थी, हम्म, और शाम की 4 बजे की खबरों में रेडियो पाकिस्तान कौम को मुबारक दे रहा था कि जी हमने जंग भी जीत ली है जी और हमें रशिया और चाइना, वो उसकी अमेरिका और चाइना की बड़ी सपोर्ट है। और फिर एक दिन और गुजर गया, जी डॉन की अगले दिन की लीड थी विक्ट्री टिल वॉर, और सॉरी क्या थी, वॉर टिल विक्ट्री, जी। वॉर टिल विक्ट्री। जब आखिरी गोली तक लड़ेंगे अगले सर, हैं? आखिरी गोली तक हाँ जी, लड़ेंगे। आखिरी जंग तक वो लोग फॉल हो चुका है। हाँ, तो यही काम इस वक्त भी हो रहा है। हम्म, 50 years हैज चेंज नथिंग। आज भी वहां पर जो खबरें हैं वो पीएसएल की चल रही हैं, जी वो पता नहीं केड़े की चल रही हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर बिलावल बनेंगे नहीं बनेंगे, वो तो मरियम बनेगी, फलाना बनेगा। ओए फॉर गॉड से आई नो। अच्छा, ये मसखरे हैं यार, इनको नॉर्मल आदमी के तौर पे ट्रीट नहीं किया जा नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ, होती है नेशंस हर तरह की होती हैं, लेकिन ये इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, जी इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हम देख रहे हैं कि कौन क्या बनेगा, कब क्या होगा, किस तरह से होगा। लेकिन हाँ, ये वो नॉर्मल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स चल रही है। मैं, और आज जो कल की यूक्रेन बात है, यूक्रेन के कल हवाले की से मैं बात है सिर्फ जो बलूचिस्तान में हुआ है। जी अच्छा, परसों की बात है जो तालिबान अंदर आए हैं चमन बॉर्डर से, उन्होंने कहा देख ये बॉर्डर गिराओ, ये सारे इशारे। हाँ, वहां पे वो है कि प्राइम सरेंडर हो मिनिस्टर जाते हैं। बिलावल को बनाना है कि मरियम को बनाना है कि हाँ, किसको बनाना हम है। सरेंडर करने में एक्सपर्ट है ना। और दूसरी बात ये कि जैसे ना हम अपने 90,000 छुड़वा सके थे, और ना हमारे जो स्ट्रैंडेड स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको हम बाहर निकाल सके, ना हम जो चाइना में जो कोरोना आया था तो हम अपने बच्चों को वहाँ से निकलवा पाए थे। तो हम तो बस लोगों को डंप और डिच करने में माहिर हैं। और पीछे सर लोग मैटर ही नहीं करते। लोग मैटर नहीं ये करते। यहाँ ये एक ग्रुप है लोगों का कि जिन्होंने इस स्टेट में से जो कुछ करना था, वो निकालना था, जितना नुचड़ सकती थी वो हो चुका है। हम्म, अब पता नहीं ये भागेंगे नहीं भागेंगे, भाग पाएंगे कितने उनमें से भाग हम्म, पाएंगे। हम्म। अब तो ये है, रिजवान साहब, अब तो ये है। आपके साथ अब प्रोग्राम करके आज मुझे बहुत दिनों बाद मज़ा आया। और अच्छा, मतलब ये कि बहुत मेहरबानी। हाँ नहीं, इसलिए आपके साथ नहीं बल्कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन आज जो मुझे प्रोग्राम किया मुझे बहुत मज़ा आया कि हमने दिल खोल के अपने दिल की बातें की। मैं सही एक बात है, मुझे रिक्वेस्ट खुद यही बड़ी करूँगा कि खुशी मेरे ख्याल होती में है हम आप। लोग को और कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मुझे नीचे कमेंट्स में बड़े लोग जो है ना शिकायतें करते हैं, और आपकी बड़ी अच्छा, जरूर तो जरूर लेट्स जरूर। फाइंड सम टाइम टुगेदर और उसमें हम बात करते हाँ, हैं। आज आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी। व्यूअर्स, ये जो हम आज गुफ्तगू की है बड़े लाइट मोड में, और लेकिन बड़ी हार्श जो रियलिटीज़ हैं उन पे हमने बात की, और उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमने अगरचे टॉपिक तो नहीं था, लेकिन चूँकि वक्त और तारीख़ हमें याद दिला देती है कि टी वॉज फंटास्टिक या लेग्स वर शिवरिंग, लोगों की टांगें काँप रही थी, या चाय का कप जो है ना उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए थी। एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। प्राइम टाइम में इतना ही था आज के लिए। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। हैव अ ग्रेट इवनिंग। तेजी से बदलते मुल्की और आलमी हालात हाजरा पर चुपता हुआ तबसरा, तल्ख हकाइक का बेबाक तज्जिया और अंदर की खबर बाहर की दुनिया के माहिरीन की ज़बानी। दारुल हुकूमत वॉशिंगटन से बराह रास्त देखिए अनीस फारूकी के प्राइम टाइम शो में कैपिटल टीवी वॉशिंगटन पर, रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका से।